हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र क्या होता है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसका फंक्शन कैसा होता है, आज कंप्लीट हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि मानव नेत्र एक मानव बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का एक कीमती अंग होता है जो हमें वस्तुओं को या इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। हमारी आँखों को बंद करके हम चीज़ों को स्पर्श करके या फिर उनकी स्मेल से हम कुछ सब्सटेंस के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है स्टूडेंट्स, लेकिन हम रंगों का पता हमारी आँखों के बिना नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे इस संसार के रंगों का आनंद लेने के लिए हमें आँखों की क्या होती है, आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स। तो नेत्र क्या होता है, ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेत्र, मानव नेत्र जो होता है उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, एक गोले के समान होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स, एक गोले के समान होती है जिसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास लगभग कितना होता है स्टूडेंट्स, 2.5 सेंटीमीटर। इसकी जो आउटर लेयर होती है, इसका जो बाहरी सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इस सरफेस को हम कहते हैं दर्द पटल या फिर श्वेत पटल। क्या कहते हैं इसको, दर्द पटल या फिर श्वेत पटल। इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, आपके आँखों में प्रवेश होने वाले प्रकाश को अपवर्तित होने से क्या करता है, बचाता है। इसके अलावा ये आपके नेत्र को, आपकी आई बॉल को, नेत्र गोलक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। इसके जस्ट नीचे हम देखें तो इसके जस्ट नीचे एक लेयर और होती है और इस लेयर को हम क्या कहेंगे, इस लेयर को हम कहेंगे रक्त पटल। क्या कहेंगे, रक्त पटल। और इसके जस्ट नीचे की जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम रेटिना। उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रेटिना, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, दृष्टि पटल। क्या कहेंगे, दृष्टि पटल। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। अब इसके फ्रंट पार्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स, नेत्र गोलक का जो आगे का भाग होता है, जो थोड़ा उभरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम क्या कहेंगे, कॉर्निया। इस भाग को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। किसी भी वस्तु से आने वाला प्रकाश कॉर्निया से होकर ही आँख में क्या करता है, प्रवेश करता है। यहाँ पे प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन होता है कॉर्निया के द्वारा। आँख के किस भाग के द्वारा प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉर्निया के द्वारा। तो कॉर्निया के द्वारा ही प्रकाश का अधिकतम क्या होता है, अपवर्तन होता है। कॉर्निया के जस्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, जब डोनेट की जाती है, आई डोनेट की जाती है, तो डोनेट वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, कॉर्निया। कॉर्निया को ही क्या दिया जाता है, दान में दिया जाता है। कॉर्निया के जस्ट आगे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्निया से जस्ट आगे हम देख पा रहे हैं, कॉर्निया से जस्ट आगे क्या होता है, परितारिका। क्या होता है स्टूडेंट्स, परितारिका, जिसको हम कहते हैं नेत्र तारा या फिर आइरिस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपकी आंखों में प्रवेश होने वाले प्रकाश को क्या करेगा, कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन, परितारिका। कौन करेगा कंट्रोल, परितारिका। किसी भी व्यक्ति की आंखों का जो रंग होता है, फॉर एग्जांपल किसी की ब्लैक आइज होती हैं और किसी की ब्लू आइज होती हैं और किसी की आइज कैसी होती हैं, ब्राउन होती है। तो उनका जो कलर होता है, आई का कलर, वो किसकी वजह से होता है, परितारिका की वजह से। परितारिका के बीचों बीच यहाँ पे आपको एक होल दिखाई दे रहा है और इस होल को हम क्या कहेंगे, पुतली। इस होल को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पुतली आंखों में प्रवेश होने वाले प्रकाश को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यदि मैं ऐसे कहूँ
कि हम जैसे ही ज़्यादा लाइट में जाते हैं, ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं, तो हमारी पुतली का जो आकार होता है वो क्या होता है, घटने लगता है। पुतली का आकार क्या होता है, छोटा होने लगता है। या फिर जब हम किसी डार्क रूम में जाते हैं तो पुतली का आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ये अपने साइज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। कहने का मतलब कम प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होगा, बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रकाश में पुतली का आकार क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन होता है, कार्य होता है किसका, पुतली का। पुतली से जस्ट आगे क्या होता है, नेत्र लेंस। पुतली से जस्ट आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, नेत्र लेंस। और आपकी आंखों में कौन सा लेंस होता है, आपकी आंखों में होता है उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे लेंस जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, लेंस जो है वो किससे जुड़ा होता है, पक्षमाभी पेशियों से। किससे जुड़ा होता है स्टूडेंट्स, पक्षमाभी पेशियों से जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं सिलेरी मसल्स। क्या कहेंगे, सिलेरी मसल्स। पक्षमाभी पेशियां अपने आकार में क्या करती हैं, परिवर्तन करती हैं, जिससे लेंस का जो साइज है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। जब पक्षमाभी पेशियों के आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये अपने साइज को बदलती हैं, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, उससे लेंस के आकार में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी पक्षमाभी पेशियां कैसी पोजीशन में होती हैं, रिलैक्स पोजीशन में होती हैं। कैसी पोजीशन में होती हैं, रिलैक्स पोजीशन में होती हैं, शिथिल अवस्था में होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका नेत्र लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और उससे आपकी फोकस दूरी उससे वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, कम हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो हम अपनी आइज से दूर स्थित ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसके ऑपोजिट में ऐसे बोलूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी आइज के क्या होता है, पास स्थित होता है, तो उस कंडीशन में सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। और जब जो आपकी सिलेरी मसल्स हैं, पक्षमाभी पेशियां हैं, वो जब सिकुड़ेंगी तो आपका जो नेत्र लेंस है वो क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, जिससे वक्रता त्रिज्या क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। और वक्रता त्रिज्या इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, और हम पास स्थित ऑब्जेक्ट को, अपनी आंखों के पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये लेंस जो होता है वो अपने आकार में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और ये परिवर्तन किसकी वजह से होता है, पक्षमाभी पेशियों की वजह से। आगे हम नेत्र लेंस और रेटिना की बात करें तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक लिक्विड फील होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिक्विड फील होता है, और उस लिक्विड को हम कहते हैं काचाभ द्रव। यहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच भी एक लिक्विड फील होता है, और इस लिक्विड को हम कहेंगे नेत्रोद, या फिर क्या कहते हैं इसको, नेत्रोद कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे प्रकाश क्या होगा, रेटिना पे आपतित होगा, तो रेटिना पे क्या होती हैं, रेटिना पे होती हैं प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। क्या होती हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। और जैसे ही उन पे लाइट इंसिडेंट होती है, प्रकाश आपतित होता है, तो ये क्या होती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। और ये विद्युत सिग्नल प्रकाश नाड़ी से होते हुए, दृक् तंत्रिका से होते हुए आपके ब्रेन तक क्या होते हैं, मस्तिष्क तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। तो अब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि मानव नेत्र का जो फंक्शन है, आपका मानव नेत्र है वो किस तरह से वर्क करता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो आपकी कॉर्निया से होती हुई
आपके नेत्र लेंस से, पुतली से होती हुई, आपके आइरिस से होती हुई आपके नेत्र लेंस पे क्या होती हैं, आपतित होती हैं। तो यहाँ पे नेत्र लेंस कैसा लेंस है स्टूडेंट्स? नेत्र लेंस है उत्तल लेंस। तो ये किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा। तो नेत्र लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? रेटिना पे बनाएगा। कहाँ बनाएगा? रेटिना पे। और रेटिना पे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, या फिर रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? रेटिना पे। और कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक और उल्टा। जैसे ही रेटिना पे प्रकाश क्या होता है? आपतित होता है, इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे उपस्थित जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं वो क्या होंगी? सक्रिय होंगी। और जब प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय होंगी तो क्या उत्पन्न करेंगी? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं। और ये विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिका से होते हुए हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं और हमारा मस्तिष्क उनको क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, रीड करेगा, और फिर हमें उसको किस में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स? उसको कन्वर्ट कर देगा सीधे इमेज में। तो हम वस्तुओं को कैसा देख पाते हैं? सीधा देख पाते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा और वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा और वास्तविक। और ऑब्जेक्ट हमें क्या होगा? दिखाई देगा। तो ये था स्टूडेंट्स मानव नेत्र, उसकी बनावट और उसकी कार्यविधि। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अकोमोडेशन पावर क्या होती है? समजन क्षमता हम किसे कहते हैं? जिसको हम कहेंगे अकोमोडेशन पावर या फिर समजन क्षमता। तो देखिए स्टूडेंट्स, समजन क्षमता क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया कि लेंस जो होता है अपनी आइज के अंदर, वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है। चाहे वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के पास स्थित हो या फिर वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से दूर स्थित हो, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स? रेटिना पे बनेगा। तो आपका जो नेत्र लेंस होता है वो पास स्थित या फिर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाने के लिए अपनी फोकल लेंथ या फोकस दूरी को क्या करता है? एडजस्ट करता है, व्यवस्थित करता है। लेंस की ये क्षमता ही क्या कहलाएगी? समजन क्षमता कहलाएगी। इस क्षमता को ही हम क्या कहेंगे? समजन क्षमता या फिर अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई लेंस। इसी को हम क्या कहेंगे? नेत्र लेंस की समजन क्षमता। तो ये बात आपके यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि समजन क्षमता क्या होती है। नेत्र लेंस का अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करना किसके लिए? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाने के लिए? रेटिना पे बनाने के लिए। तो इस पावर को हम क्या कहेंगे? समजन क्षमता। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के पास स्थित है तो उस कंडीशन में आपकी जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो क्या होंगी? सिकुड़ जाएंगी। आपका नेत्र लेंस क्या होगा? साइज में बड़ा हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी। वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या होगी? घटेगी। और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे। इसके ऑपोजिट यदि हम बात करें तो इसके ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? यदि वस्तु दूर स्थित है तो पक्षमाभी पेशियां क्या होंगी? रिलैक्स पोजीशन में होंगी, शिथिल अवस्था में होंगी। और शिथिल होंगी तो क्या होगा? नेत्र लेंस पतला होगा। और नेत्र लेंस पतला होगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ेगी और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो उस वस्तु का, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु को, जो वस्तु आपकी आंखों के पास स्थित है, उसको सुस्पष्ट देखने की जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 25 सेंटीमीटर। और इस दूरी को हम कहते हैं निकट बिंदु। इस दूरी को हम क्या कहेंगे? निकट बिंदु कहेंगे या फिर आंख का निकट बिंदु कहते हैं। आंख का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब बिना किसी तनाव के हम अपनी आंखों के पास 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को बिना किसी तनाव के क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं? मानव नेत्र का निकट बिंदु। यदि हम दूर की बात करें तो मानव नेत्र से स्थित दूर ऑब्जेक्ट जहां तक के ऑब्जेक्ट को, या फिर मानव नेत्र से वह दूरी जहां तक के ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हम क्लियरली देख पाते हैं,
उस बिंदु को, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर बिंदु। और मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये बातें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है किसी भी वजह से, मान लो आपकी जो आई लेंस है उसकी अकोमोडेशन पावर, समझन क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है, तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाता है। रेटिना या तो क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है या फिर रेटिना के बाद बनता है। तो ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं दोष। इसको हम क्या कहेंगे? आई डिफेक्ट कहेंगे, नेत्र दोष कहेंगे। और नेत्र दोष स्टूडेंट्स 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।